जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक 2024 स्वीकृत हो। बोलिए। महोदय, 1885 के बंगाल बिहार काश्तकारी अधिनियम के पहले जमीन संबंधी कोई खाता खतियान का कोई लिखित दस्तावेज उस रूप में मौजूद नहीं था और 1897 अप्रैल 1897 से बेतिया राज के क्षेत्र में जो लोग भी बसते थे उनको जो है कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट के अधीन ला दिया गया और उसी समय 1885 के काश्तकारी अधिनियम के बाद पूरे बिहार में सर्वे का काम चला कि कौन किस जमीन पर बसा हुआ है, कौन किस जमीन पर खेती करता है। तो बाकी जगहों पर तो बिहार में ये हुआ, उसके आधार पर जो जहां बसे हुए थे उनके जमीन के कागजात बने, उनके खतियान बने, उनके नक्शे बने। लेकिन बेतिया राज की जमीन में जो लोग बसे हुए थे उनके नाम पर कोई जमीन दर्ज नहीं हो सकी कानूनी तौर पे। और आपके खंड 4 में जो बात कही गई है कि तमाम तरह के पट्टे जो हैं, जो दिए भी गए थे, वो रद्द कर दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो एक स्वाभाविक बसावट होती है जो 1885 के पहले थी कि जो लोग जहां थे बसे हुए थे, उस आधार पर लोगों को बिहार काश्तकारी अधिनियम के बाद उनको जमीन का कागज मिला, उनको कानूनी रूप से वैध माना गया। लेकिन बेतिया राज के लोगों को नहीं माना गया और इस प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से लोग वहां 50,000 की जो आबादी है, आबादी नहीं कहा जाए, परिवार जो बसे हुए हैं बेतिया राज की जमीन में या कहीं खेती करते हैं, उनके पास कोई कागज का प्रबंध नहीं हो सका क्योंकि वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन चला गया। तो हम ये कहना चाहेंगे साफ साफ कि ये एक काला कानून होगा कि बेतिया राज में जब पूरे बिहार में आपने दिया कि 1885 से पहले जो जहां बसा हुआ है उसको कागज मिलेगा, वो जो जोत की जमीन होगी उसका भी कागज मिलेगा, लेकिन बेतिया राज के लोगों को नहीं मिला। और नतीजा के तौर पे चाहे वो मोतिहारी हो, रक्सौल हो, बेतिया हो, नरकटियागंज हो, बगहा हो, चकिया हो, तमाम बेतिया के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण के शहरों में जो बसावट है उसके पास कोई कागजात नहीं है और जमीन की कोई वैध रजिस्ट्री नहीं होती है। लोग मौखिक तौर पे आपस में रजिस्ट्री करते हैं और ऐसी स्थिति में वहां जब शहर का विकास हुआ, लोग रोजी रोटी जहां रहेगी वहां जाएंगे, तो इस क्रम में बसते गए तो कोई जमीन का वैसा खरीदारी का प्रावधान भी नहीं रहा, तो लोग उसी रूप में बसे हुए हैं। तो हम ये चाहेंगे कि ये जो है विधेयक जिसमें बसावट वाली जमीन को भी अधिग्रहित करके और पूरे तौर पे उससे लोगों को उजाड़ने की शक्ति समाहर्ता में देने की बात कही गई है विशेष पदाधिकारी में या राजस्व बोर्ड में, ये एक तरह से काला कानून है और ये 50,000 से ज्यादा परिवारों को बेदखल करने वाला कानून है। इस लिहाज से इस कानून का हम विरोध करते हैं और सीधे तौर पे हम ये मांग करते हैं कि जो जहां बसावट है, जो बिहार का काश्तकारी अधिनियम के हिसाब से सभी लोगों को मान्यता दी गई तो वहां भी मान्यता मिलनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब 1969 में ही इसको निरस्त किया, उसके बाद से भी लोग स्वाभाविक रूप से खरीद बिक्री की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो लोग स्वाभाविक रूप से वहां बसते गए, अपने रोजी रोजगार के लिए गए। तो उन तमाम लोगों को भी रहने का अधिकार होना चाहिए। बिहार, हिंदुस्तान का जो भारत सरकार का भी जो कानून है उस हिसाब से भी इसमें जो 19, 20, 21, 22 में जो लाया गया है उपखंड में, उसमें न्यायालय की महत्ता को भी खत्म कर दी गई है, पूरी चुनौती दी गई है। जबकि भारत सरकार के कानून में भी कहीं अगर जमीन अधिग्रहण होता है तो जरूर व्यवहार न्यायालय का उसमें आपको महत्ता नहीं रहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहां किसी पीड़ित को जाने का अधिकार भी होता है।
लेकिन यहाँ इसको भी खत्म कर दिया गया है कि किसी भी न्यायालय में कोई बात नहीं सुना जाएगा। तो ये न्याय का जो प्राकृतिक सिद्धांत है, प्राकृतिक रूप से जो नैसर्गिक रूप से न्याय मिलना चाहिए, उसके भी खिलाफ है। और उसमें जो विशेषाधिकार दिया गया है सीधे तौर पे, चाहे वो डीएम हो, राजस्व पार्षद हो, और ये वहां के विशेष पदाधिकारी जो नियुक्ति की बात कही गई है, उसको असीमित आपको शक्ति देगा, जो पूरी तरह से तानाशाही से लेकर के और भ्रष्टाचारपूर्ण आचरण से लेकर वो कुछ भी कर सकता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये पूरे तौर पे काला कानून है और ये 50,000 से ज्यादा परिवार इससे उजड़ेंगे। तो हम ऐसे काले कानून का सख्त विरोध करते हैं और तमाम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस कानून पर विचार करे और जो जहां बसा हुआ है उसको जमीन पर मान्यता दे। जो छोटी जोत वाले लोग हैं उनको मान्यता दे। हम ये इसके माध्यम से कहना चाहेंगे। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, बेतिया राज की संपत्ति को राज्य सरकार में निहित करने संबंधी विधेयक 2024 के संबंध में मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि इस विधेयक के माध्यम से बेतिया राज की संपत्ति को अब राज्य सरकार में निहित किया जाएगा। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि बेतिया राज की अधिकांश संपत्ति बिहार के 2 जिले पश्चिम चंपारण एवं पूर्वी चंपारण में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त सारण, सिवान, गोपालगंज एवं पटना में भी कुछ भूमि है। उत्तर प्रदेश के भी कतिपय जिलों यथा इलाहाबाद, बस्ती, फैजाबाद, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, मिर्जापुर एवं वाराणसी में भी बेतिया राज की भूमि एवं परिसंपत्ति अवस्थित है। बेतिया राज की कुल भूमि 15,000 एकड़ से अधिक है, जिसमें अधिकांश भूमि लगभग 15,215 एकड़ बिहार में है। उत्तर प्रदेश में लगभग 143 एकड़ भूमि है। तत्कालीन बेतिया राज के महाराज हरेंद्र किशोर सिंह की नावल्द मृत्यु के बाद उनकी पत्नी श्रीमती जानकी कुंवर को अंग्रेजों के द्वारा अक्षम घोषित कर दिनांक 1 अप्रैल 1897 से बेतिया राज को प्रतिपाल्य अधिकरण अधिनियम कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट 1879 के अधीन कर लिया गया था। पिछले कई वर्षों से यह प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन था। चूंकि प्रतिपाल्य अधिकरण द्वारा संपत्ति की देख रेख भली भांति नहीं हो पा रही है और बेतिया राज की संपत्ति पर लगातार अतिक्रमण हो रहा है, अतः सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बेतिया राज के सभी परिसंपत्ति उत्तर प्रदेश सहित बिहार सरकार में निहित की जाए। ऐसा करने के पश्चात संबंधित जिले के समाहर्ता बेतिया राज के भूमि का उसी प्रकार प्रबंधन करेंगे जिस प्रकार राज्य सरकार की अन्य भूमि का करते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश में अवस्थित संपत्तियों की बात है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार से समन्वय स्थापित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। विधेयक का विधानमंडल से पारित होने के पश्चात राज्य सरकार बेतिया राज की सभी संपत्तियों को सूचीबद्ध करते हुए अधिसूचना निकालेगी, जिसमें यह स्पष्ट इंगित रहेगा कि कौन सा खाता खेसरा की भूमि अब राज्य सरकार में निहित हो रही है। ऐसा करने के उपरांत प्रभावित व्यक्तियों से आपत्ति प्राप्त होने पर इन आपत्तियों का निस्तारण विधेयक में इंगित प्रावधानों के तहत किया जाएगा। जो माननीय सदस्य शंका जाहिर कर रहे थे तो उसका भी निदान इसमें दिया गया है। बेतिया राज की संपत्ति राज्य सरकार में निहित करने से राज्य सरकार को अपनी सामुदायिक परियोजनाओं हेतु काफी भूमि उपलब्ध हो सकेगी और राज्य सरकार अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं अन्य सरकारी संस्थान
खोल सकती है। इससे स्थानीय जनता को काफी लाभ पहुंचेगा। साथ ही लगातार हो रहे अतिक्रमण को रोकने में भी स्थानीय जिला प्रशासन को सहायता मिलेगी। इसलिए महोदय, इस प्रस्ताव को, विधेयक को स्वीकृत किया जाए। प्रश्न यह है कि बेतिया राज्य की संपत्तियों को महोदय, अब क्या बैठिए, हो गया आपने। प्रश्न यह है कि बेतिया राज्य की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक 2024 कानून है। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बेतिया राज्य की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक 2024 स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 26 नवंबर 2024 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 29 है। अगर सदन की सहमति हो, इसे संबंधित विभागों को भेज दिया जाए। भेज देना। अब सभा की बैठक बुधवार दिनांक 27 नवंबर, बैठिए, बैठ जाइए। अभी राम जी बैठिए, बैठिए। क्या करोगे? अभी कहां मैंने खत्म किया, पूरा तो होना दो भाई। अब सभा की बैठक बुधवार दिनांक 27 नवंबर 2024 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। अब उठ जाइए।